श्री सरस्वती नमः। श्री कृष्णाय नमः। देखिए, आज हम कई व्रतों के संबंध में चर्चा करेंगे। भीष्म पंचक व्रत हुआ, एकादशी में जो हमारा तुलसी विवाह है, कार्तिक शुक्ल एवं पक्ष की एकादशी के बाद तुलसी विवाह जो होता है, उसमें रविवार हैं तो क्या करें, इन नाना प्रश्नों के ऊपर कुष्मांड नवमी, अक्षय नवमी, आंवला नवमी जिसको कहते हैं, अक्षय नवमी आंवला नवमी कह दो उसको, और इसके बाद गोपाष्टमी, इन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। मैं श्री भादव माता पंचांगकर्ता ज्योतिषाचार्य पंडित भागीरथ जोशी, विश्व सायन लग्न सारणी, विश्व दिनमान सारणी, विश्वोपकानयनम, लग्न सारणी समुच्चय आदि पुस्तकों का लेखक। शीघ्र ही मेरी एक पुस्तक और आने वाली है, प्रारंभिक ज्ञान, ज्योतिष का प्रारंभिक ज्ञान। इस पर भी एक पुस्तक शीघ्र आएगी जो कई पुस्तकों से हटकर होगी, तो आप उसका इंतज़ार कीजिए। जैसे मेरी ज्योतिष कक्षा चलेगी, मैं पुस्तकें भी लिखता जाऊंगा, ज्योतिष भी पढ़ाता जाऊंगा। तो हम चर्चा करते हैं गोपाष्टमी। अष्टमी हमेशा कुछ विशेष नियमों को छोड़कर उदय व्यापिनी ग्रहण की जाती है। एक घटी तो होना ही चाहिए, वो वाली तिथि ग्रहण की जाती है। यहाँ पर ये बात ध्यान रखना चाहिए कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी निश्चित व्यापिनी लेते हैं, बाकी जो जितनी अष्टमियाँ हैं वो उदय में एक घटी व्यापिनी ली जाती हैं। तो देखिए, ये है श्री भादव माता पंचांग, संवत 2082 का, संवत 2083 का श्री भादव माता पंचांग भी आ चुका है। अब देखिए, इसमें 30 अक्टूबर अष्टमी गुरुवार को अष्टमी 8 घटी 38 पल हैं। इसका अर्थ है कि गोपाष्टमी 30 अगस्त अष्टमी गुरुवार को ही होगी। अब आंवला नवमी, जिसको कुष्मांड नवमी भी कहते हैं, ये कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी को आती हैं, और युगादि तिथियां कृष्ण पक्ष में तो अपराह्न व्यापिनी और शुक्ल पक्ष में पूर्वाह्न व्यापिनी ग्रहण की जाती हैं। तो पूर्वाह्न का अर्थ है दिनमान के 2 भाग करना, और 2 भाग करने के बाद प्रथम दिन यदि आती हो तो उसको प्रथम ग्रहण करना। अब देखिए, सूर्यास्त है 30 तारीख का 17:48, और सूर्य उदय है इस दिन का 6:40। सूर्य उदय, सूर्य अस्त 8:11। इसका आधा करेंगे, आधा हुआ 2 पंजे 10 और 34, 1 घंटे के आधे 30 मिनट, 8 का आधा 4 मिनट। ये दिनार्ध हुआ, भाग्य 2 बराबर दिनार्ध। इसमें सूर्योदय जोड़ेंगे, दिनार्ध और सूर्य उदय 6:40, सूर्योदय 4 और 3 7, 6 5 और 11 और 1 12। अष्टमी गुरुवार का जो समाप्ति काल श्री भादव माता पंचांग में है वो है 10:07, 10:07, और पूर्वाह्न यहाँ तक रहेगा। पूर्वाह्न 12:14 तक पूर्वाह्न रहेगा। तो 12:14 के पहले यदि नवमी आ जाती है तो अक्षय, आंवला, कुष्मांड नवमी अष्टमी गुरुवार को मनेगी। इसका अर्थ है कि देखो, 12 बजे तक पूर्वाह्न है और यहाँ अष्टमी 10 बजे समाप्त हो रही है। मोटे रूप में ऊपर के मिनट नहीं ले रहे हैं, 2 घंटे पहले लगभग
अष्टमी समाप्त हो रही है। इससे आंवला नवमी, कुष्मांड नवमी, अक्षय नवमी आपकी कब होगी? अष्टमी गुरुवार 30 तारीख को। ये पूरी तरह से ध्यान रखें आप। अगर आप शुक्रवार को आंवला नवमी कर रहे हैं तो वो बिल्कुल ही गलत है। इसको पूर्वान्न व्यापिनी लेंगे तो पूर्व दिन में ही ये आएगी। इसके बाद अगले दिन पर विचार करें तो जो एकादशी का नियमानुसार उपवास करते हैं, अर्थात पहले दिन एक समय भोजन, दूसरे दिन उपवास, तीसरे दिन एक समय भोजन, तो नवमी शुक्रवार को 31 अक्टूबर को ही उनको एक समय भोजन करना पड़ेगा एकादशी के व्रत के लिए। अगले बिंदु पर जब हम आते हैं तो दशम शनिवार 1 नवंबर को देवोत्थापिनी, देव उठनी, देव प्रबोधिनी, देव उठनी एकादशी का व्रत होगा 1 नवंबर दशम शनिवार को। क्यों? क्योंकि द्वादशी तिथि का क्षय हो रहा है और कभी भी त्रयोदशी में पारना नहीं किया जाता है। उदय में एक पल भी एकादशी हो तो फिर भले त्रयोदशी में पारना कर सकते हैं, परंतु उदय व्यापिनी त्रयोदशी में पारना करने का विधान नहीं है। अगर कोई साधु सन्यासी हैं, संत लोग जो वैष्णव एकादशी करते हैं, उनका नियम अलग लगता है, परंतु जो गृहस्थी हैं उनको दशम शनिवार 1 नवंबर को ही एकादशी का उपवास करना चाहिए, ये शास्त्रोक्त हैं। ऐसे ही ग्रुप में एक प्रश्न उठा था हमारे पंचांगकर्ताओं के ग्रुप में कि क्या त्रयोदशी में पारना का निषेध है? तो देवज्ञ प्रबोध पंचांगकर्ता राम लखन जी मेहरे साहब के द्वारा उसका सटीक उत्तर दिया गया था कि द्वादशी में ही पारना करने का विधान है। यदि द्वादशी क्षय हो जाए तो एकादशी वाला व्रत एकादशी को न होकर दशमी तिथि को होगा। तो यहाँ पर एकादशी का उपवास दशमी तिथि को होगा 1 नवंबर को, और उसका पारना 2 नवंबर को किया जाएगा एकादशी को छोड़कर, और द्वादशी का प्रथम चरण मोटे रूप में छोड़कर। तो 12 बजे के लगभग इसका पारना 2 नवंबर एकादशी रविवार को किया जाएगा। अब तुलसी विवाह, तुलसी विवाह के ऊपर भी प्रश्न उठा था कि तुलसी विवाह कब किया जाए। किसी ने 2 को लगाया, किसी ने 3 को लगाया है, तो कौन सा सही है? तो जिनने 2 तारीख को तुलसी विवाह लगाया वो भी सही है, 3 तारीख को तुलसी विवाह लगाया वो भी सही है। अब आप कहेंगे 2-2 दिन तुलसी विवाह कैसे होगा? भाई शास्त्रों में लिखा है कि देव उठनी एकादशी से लगाकर पूर्णिमा तक जिस दिन भी विवाह नक्षत्र हो उस दिन तुलसी विवाह किया जाता है। द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा, इनमें जिस दिन मिल जाए उस दिन कर सकते हैं। तो एकादशी 1 नवंबर को है, 2 नवंबर को दिन में 17:04 से 5:04 से विवाह नक्षत्र मिल रहा है, इसलिए 2 तारीख 11 रविवार को तुलसी विवाह कर सकते हैं, 3 तारीख को कर सकते हैं, 4 तारीख को दिन में कर सकते हैं। अब 4 तारीख को कभी आपको लगे कि मंगलवार है, रिक्तादित्य छोड़ दें तो छोड़ सकते हैं, परंतु शास्त्रीय विधान तो पाया जाता है। अब कुछ का कहना है कि 2 तारीख को तो तुलसी विवाह कैसे करेंगे, तुलसी पत्र तोड़ना वर्जित है, तो हम तुलसी पत्र कहाँ तोड़ रहे हैं, हम तो तुलसी विवाह कर रहे हैं। अब आप कहेंगे नहीं उसको तो स्पर्श भी नहीं करेंगे। तो भाइयों, जब विशेष पर्व होते हैं उनमें विशेष नियम लागू हो जाते हैं, इसलिए यहाँ देवउठनी एकादशी है और तुलसी विवाह है तो उसमें वार का दोष नहीं आएगा, क्योंकि वार में 1 गुण होता है, तिथि में 1 गुण है, वार में 2 गुण है, नक्षत्र में
4 गुण हैं, योग में 8 गुण हैं, करण में 16 गुण हैं और चंद्रमा में 32 गुण हैं। इसलिए ये निरंतर बली होते हैं। तो जो बली हो उसके सामने निर्बल को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। इसलिए आप विशेष पर्वों में रविवार का विचार बिल्कुल न करें। अब यहाँ आता है भीष्म पंचक व्रत। भीष्म पंचक के संबंध में लिखा गया है कि पूर्णिमा को 5 दिन होना चाहिए। तो 5 तारीख को पूर्णिमा है, इसका अर्थ है कि 1 तारीख से भीष्म पंचक चालू होंगे, तब 5 तारीख को 5 दिन पूरे होंगे। तो 1 नवंबर दशम शनिवार से भीष्म पंचक प्रारंभ होंगे और 5 तारीख पूर्णिमा बुधवार को भीष्म पंचक संपूर्ण होंगे। यहाँ पर पूर्णिमा बुधवार को पूर्णिमा व्रत भी हैं, गुरु नानक जयंती है और कार्तिक स्नान भी पूर्ण हो जाएंगे। इस प्रकार आज का ये प्रकरण समाप्त करने से पूर्व मैं आपको बता दूं कि 1 नवंबर 2025 से पंचांग निर्माण की, जन्मपत्रिका निर्माण की और वर्षफल निर्माण की कक्षा प्रारंभ होने वाली हैं। उसमें आप अवश्य भाग लें, क्योंकि चाहे आप सॉफ्टवेयर का उपयोग करें, चाहे आप पंचांग भी सॉफ्टवेयर से बनाएं, परंतु गणित करना हाथ से हमें अवश्य आना चाहिए, ताकि हम विश्वास के साथ कह सकें कि ये गणित सही है और ये गणित गलत है। ग्रहण का गणित किस प्रकार से होगा, महापात क्या है, आदि को सूक्ष्मता से समझने के लिए इन कार्यों को अर्थात गणितीय प्रक्रिया को अवश्य ही सीख लेना चाहिए। जन्म पत्रिका में भी कई सॉफ्टवेयर हैं और सभी सॉफ्टवेयर से लग्न स्पष्ट अलग अलग आता है। तो कौन से लग्न, कौन से सॉफ्टवेयर और कौन से लग्न के आधार पर हम फल कथन करें? जब हमें गणित आएगी तो हम विश्वासपूर्वक कह सकते हैं कि इस सॉफ्टवेयर का लग्न स्पष्ट शुद्ध आता है और इससे ही हमें फलित कथन करना चाहिए, वो सटीक आएगा। तो इस प्रकार आप गणित अवश्य सीखें और आपको इसका वीडियो भी दिया जाएगा। जब कभी आपके समस्या आए तो आप 1 वर्ष तक उस वीडियो को देखकर अपने प्रश्नों का समाधान कर सकेंगे। 1 वर्ष के बाद भी फिर आप इसको लेना चाहें तो ये आपको कुछ शुल्क के आधार पर वापस मिल सकता है। अभी आपको जो पढ़ाया जाएगा उसकी पुस्तक भी लिखी जाएगी। उसके बाद अगर आपको लगे कि मेरे को वीडियो से ही संतुष्टि है तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप पुस्तक खरीदना चाहेंगे तो आपको वो पुस्तक भी दे दी जाएगी और जो मेरी लिखी हुई पुस्तकें हैं वो आपको भेंट स्वरूप दी जाएगी। इस प्रकार आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त होता है। श्री सरस्वती नमः। श्री कृष्णाय नमः।